गुड इवनिंग एंड अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज के दिन मैं आप लोगों को एक ऐसे आदमी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो शायद किसी का दोस्त ना हुआ हो। जी हाँ, ये अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम, गैंग लॉर्ड, दाऊद इब्राहिम की गैंग की एक ब्रांच और अपने आप में सबसे ज़्यादा खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अबू सालिम अब्दुल कय्यूम अंसारी की। जी हाँ, अबू सालिम का करियर ग्राफ दाऊद के साथ बहुत ही कम रहा, लेकिन उसका खौफ, उसका डर लोगों पे बहुत ही लंबे अरसे तक रहा, बल्कि आज भी लोग खौफजदा हैं जबकि वो जेल में है। अबू सालिम आजमगढ़ के एक छोटे से गांव सराय मीर से ताल्लुक रखता है और उसके 4 भाई थे जिनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लैस, हकीम, इस तरह के उसके भाई थे। लेकिन जो कमाल की बात यह है कि उसकी माँ एक नेक औरत थी और उसका बाप जो है एक वकील थे। जी हाँ, ही वॉज अ लॉयर और अपने आप में वो भी बहुत शरीफ आदमी समझे जाते थे। अपने गांव से जो है वो जाया करते थे वकालत के लिए आजम कोर्ट में। और एक दिन उनका जो है एक्सीडेंट हो गया। उनकी राजदूत बाइक एक एसटी बस से टकरा करके वो रोड पे गिर गए और उसी वक्त वहीं पे ऑन द स्पॉट वो ब्लीड करते हुए, उनका खून जो है काफी लॉस होने की वजह से वो ऑन द स्पॉट मर गए अस्पताल जाने से पहले। अब उस वक्त अबू सालिम बहुत छोटा था अपने दूसरे भाइयों की तरह से, और उसकी माँ के पास कोई और लाइवलीहुड या कोई जरिए माश नहीं था जीने के लिए। उसकी माँ ने बच्चों को कुरान पढ़ा के अबू सालिम को बड़ा किया। आमतौर से हम ऐसे आदमी से उम्मीद करते हैं कि जिसकी माँ अगर इतनी अच्छी औरत हो, जिसका बाप इतना शरीफ हो, उसके बच्चों को बहुत अच्छा रखना चाहिए, अच्छे नागरिक होना चाहिए और जुर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अबू सालिम अपनी गरीबी से, अपनी दरिद्रता से, अपनी मजबूरियों से बहुत थका हुआ था और वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं था। When he was about 15 साल की उम्र में he moved from सराय मीर to दिल्ली। चूँकि दिल्ली ज़्यादा करीब था और उनको लगा कि वहाँ आना जाना उनके लिए बेहतर है, वहाँ वो एक मोटर बाइक की नौकरी करने लगा, रिपेयरिंग की, वहाँ रिपेयर शॉप पे, और उसने कुछ साल वहाँ रिपेयरिंग करते हुए बाइक्स की निकाले। लेकिन एक मोटर मैकेनिक जो है वो कितना कमा सकता है और उसकी लाइफ में उसकी इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट कितनी हो सकती है। अबू सालिम का वहाँ ज़्यादा बस नहीं चला, उसको ज़्यादा संतुष्टि नहीं हुई। उसने सोचा मुंबई जाके अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। अब आपको सबको पता है कि मुंबई इन 90s और 80s वॉज कंसिडर्ड टू बी सिटी ऑफ गोल्ड। लोगों को लगता था कि मुंबई के शहर की गलियां जो हैं वो सोने से बनी हुई हैं। जब लोग मुंबई आते हैं तो लोगों का नसीब चमक जाता है। देखिए, नसीब उनका ही चमकता है जो बहुत मेहनत और लगन से, बहुत परिश्रम से काम करते हैं, वरना बहुत से मुंबई में रहने वाले भी जिंदगी में गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते हैं। अबू सालिम बॉम्बे में आके उसकी शुरुआत भी जो है बहुत छोटे तरीके से हुई थी। अरासा शॉपिंग सेंटर आज भी जोगेश्वरी में है, वहां पे एक छोटा सा स्टॉल था जहां पे अबू सालिम जो है वो बेल्ट, परफ्यूम और दूसरी चीजें बेचा करता था। आप सोचिए, एक डॉन जिसकी शुरुआत ऐसे हो, या जो आदमी एक छोटा सा सेल्समैन हो, वो कभी बहुत ही खतरनाक डॉन बन सकता है। अब जोगेश्वरी पहुंचने के बाद उसका एक्सपोजर फर्स्ट टाइम मुंबई के शानों से हुआ। आपको पता है मुंबई में शाना किसको बोलते हैं? मुंबई में अगर एक भाई के भाई के भाई के भतीजे के बहनोई के भाई का कजिन होगा तो उससे अगर पहचान होगी तो वो भाई हो जाता है। अब ऐसे जो लड़के, 4-6 लड़के बैठ करके अगर उन्होंने कभी भाई के साथ कैरम खेला है, कभी उन्होंने भाई के लिए कोई सामान उठाया है, तो वो लोग जो हैं वो अपने आप को भाई समझने लगते हैं। सालिम की पहचान ऐसे लोगों से जोगेश्वरी में पहली बार हुई और ये लोगों ने सालिम की पहचान माहिम के कुछ भाइयों से कराई। उसका एक था अजीज टिंगू, जो अपने आप में जो है उसको लोग टिंगू कहते थे, उसका कद बहुत कम था और वो स्मगलिंग में उसका अनीस इब्राहिम से कनेक्शन था। बस सालिम थोड़ा सा उसके टच में आया और अपने आप को पावरफुल समझने लगा और लोगों को भी सालिम भाई लगने लगा। फिर सालिम ने कुछ मारपीट के वारदातों में हिस्सा लिया और देन ही टेस्टेड फर्स्ट ब्लड। ही अंडरस्टूड कि अरे
बॉम्बे में लोग ऐसे आदमी को सलाम करते हैं, ऐसे आदमी को लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं। सालिम जो है उस तरह से उस वक्त से स्मगलिंग में जुड़ गया और अनीस इब्राहिम की गैंग से जुड़ गया। अंटिल 90s सालिम ने कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया था। ही वॉज ओनली कनेक्टेड टू दीज छोटा मोटा गैंगस्टर्स, और अंडरवर्ल्ड में स्मगलिंग में एक छोटा सा एक्म्प्लिस था वो। सालिम को फिल्मों का बहुत शौक था। उसने उस जमाने में एक छोटी सी फिल्म में एक कैमियो भी किया था, जो आप लोगों ने फोटो देखा होगा, जो एक मौलाना सा गेटअप में जो है सालिम, वो एक्चुअली अबू सालिम का वही एकमात्र फोटो था जो पुलिस के पास रहा। इस फोटो के अलावा भी सालिम के फिंगरप्रिंट्स भी मुंबई पुलिस के पास ना होते अगर एक बार आफ्ताब अहमद खान ने सालिम को जोगेश्वरी के बाहर पकड़ के ना पीटा होता और उसको डी नगर पुलिस के हवाले नहीं किया होता। आफ्ताब अहमद खान को आप जानते हैं, वो बॉम्बे की पहली एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ थे। बैंड्रा से ऑपरेट करती थी, उनके पास बहुत बहादुर और जियाले ऑफिसर हुआ करते थे। वो लोग एक ऑपरेशन में गए थे। जब लोग उस ऑपरेशन से लौट के आ रहे थे अंधेरी पे, तो उन्होंने वहां पे सालिम से मुठभेड़ हो गई और उन्होंने जो है वो सालिम को देखा कि कुछ वो होशियारी कर रहा है और सालिम जो है बहुत ज्यादा अपने आप को अपना पावर असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आफ्ताब अहमद खान उस वक्त तक उन्होंने जो है बहुत से खालिस्तानी टेररिस्ट से मुठभेड़ कर चुके थे, औरों के साथ मुठभेड़ कर चुके थे। उनमें डर और खौफ और जरा सी हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने सालिम को उसी वक्त पकड़ के बहुत पीटा। उन्होंने उसको पुलिस वैन से ऐसे बांध दिया जैसे कि आप देखते हैं सूली चढ़ाई जाती है दोनों हाथ में, और उसको पुलिस स्टेशन डी नगर के हवाले कर दिया। आप सोचिए 1991 में दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर मुंबई पुलिस को इत्तेफाकन प्योरली बाय एक्सीडेंट अबू सालिम के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। यह फिंगरप्रिंट्स का इंसिडेंट याद रखिएगा, क्योंकि आगे मैं इसका रेफरेंस आपको देने वाला हूं। अब अबू सालिम के इसके अलावा ना तो मुंबई पुलिस के पास कोई फोटो था और ना मुंबई पुलिस के पास उसके फिंगरप्रिंट थे। सालिम ने उस जमाने में एक शरीफ घर की लड़की समीरा जुमानी से उसने मोहब्बत की। समीरा जुमानी वॉज अ माइनर, शी वॉज स्टडिंग इन भवंस कॉलेज। अब हुआ ये था कि कोई तरह से समीरा जो है शी गॉट अट्रैक्टेड टू अबू सालिम और वो दोनों में मोहब्बत हो गई। शी वॉज फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स इस्माइली खोजा फैमिली। वो लोग सालिम के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। ये दोनों भाग गए और फिर उन्होंने भाग के शादी कर ली। सालिम के खिलाफ एक किडनैप का केस दर्ज हुआ, चूंकि समीरा वॉज अ माइनर, शी वॉज ओनली 17 ईयर ओल्ड, और वो लोग चाहते थे कि सालिम के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन जब समीरा ने खुदकुशी की धमकी दी तो उन लोगों ने सालिम को छोड़ दिया और मजबूरन उसके फैमिली वालों ने सालिम के साथ शादी करके रहने की इजाजत दे दी। 93 के ब्लास्ट जब हुए तब सालिम को खौफ पैदा हुआ कि वो उसमें इम्प्लिकेट हो जाएगा, एंड देन सालिम डिसाइड टू रन अवे फ्रॉम मुंबई। समीरा पहले ही जा चुकी थी और काठमांडू के रास्ते सालिम जो है वो भी दुबई पहुंच गया। इस तरह दोनों वहां रहने लगे, एंड तब सालिम ने दुबई में पहुंच के अनीस इब्राहिम के मातहत वहां पे डायरेक्टली काम करना शुरू किया। अब आप ये देखें कि सालिम ने कुछ साल तो उसने आराम से गुजारे, 93 से 94, 95 तो खामोश रहा। फिर चूंकि उसने देखा कि छोटा शकील जो है वो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है और उसको बॉम्बे में बहुत पावर है, उसने सोचा कि उसे भी फिल्म इंडस्ट्री को या बॉम्बे के बिजनेसमैन को जो है उनको डरा के धमका के एक्सटॉर्शन करके अपना करियर जो है वो प्रमोट करना चाहिए। और इस तरह से उसने बॉम्बे के कुछ बिल्डर्स को फोन करके उनसे जो है एक्सटॉर्शन वसूलना शुरू की। प्रदीप जैन उसके विक्टिम्स में से एक थे जिसको उसने मारा, और मारने के बाद जो सबसे अफसोस की बात यह थी कि जब प्रदीप जैन का 13वां था उसने प्रदीप जैन की बेवा को, उनकी विधवा को फोन करके उसने बहुत धमकी दी और बाकायदा उनको मेंटल ट्रॉमा दिया। ये सारी बातें मौजूद हैं पुलिस रिकॉर्ड्स में, मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा, बट दिस व्हाट आई एम सेइंग इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अबू सालिम। अब अबू सालिम के लिए किताब लिखना मेरे लिए बहुत आसान था। मैं उसकी किताबें लिख सकता था उसके बारे में, पुलिस रिकॉर्ड से और सारे स्टेटमेंट्स लेके, और जो चार्जशीट्स उसके बारे में थी वो। लेकिन किसी भी इंसान को जब तक उसकी साइक में ना झांका जाए तब तक उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और हमेशा मैंने कोशिश की किताब लिखते वक्त मैं लोगों के जो है बहुत क्लोजेस्ट लोग होते हैं उनके पास जाऊं। फॉर एग्जांपल दाऊद मेंटर में आपने देखा कि मैंने किस तरह से बहुत सी परेशानियां कोशिशें करके मैं खालिद पहलवान तक गया और मैंने उनसे बात की ताकि मेरी दाऊद मेंटोर जो है वो अच्छी किताब बने अपने आप में। अबू सालिम का एक बचपन का दोस्त था अबू कलाम। मैंने उनका नाम अपनी किताब माय नेम इज अबू सालिम में नहीं लिखा क्योंकि उस वक्त तक वो जिंदा थे। मैंने अपने एक बहुत अच्छे मित्र और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनके जरिए जो दुबई में रहते हैं उनके जरिए मैंने अबू कलाम से जो है अपना संपर्क स्थापित किया। और फिर मैंने अपनी किताब में लिखा है
कि किस तरह से अबू कलाम मुझसे बात करने से थोड़ा सा घबरा रहे थे और मुझे किस तरह से न्यू ईयर की ईव में दुबई पहुंच के उनसे बात करने में, उन तक पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं बहरहाल अबू कलाम तक पहुंच पाया और बाद में अबू कलाम ने मुझे पूरी कहानी बताई। अबू कलाम जो है वो अबू सालिम के फर्स्ट कजिन थे और उन्होंने सालिम के बारे में ऐसी ऐसी बातें और ऐसी कहानियां बताई हैं जो अपने आप में बहुत ही हैरत अंगेज थी, जो इनफैक्ट पुलिस रिकॉर्ड्स में भी नहीं थी। अबू कलाम से बात करना बहुत मुश्किल था बिकॉज एक कमरे में बैठ करके वो एक चेन स्मोकर थे, वो एक सिगरेट बुझाते थे और बुझने से पहले उससे दूसरी सिगरेट जो है वो जलाते थे। अब जो आदमी नॉन स्मोकर हो अगर उसको एक कमरे में बैठ करके इतनी ज़्यादा सिगरेट का धुआं और इतनी ज़्यादा उसको महसूस करना पड़े, बताइए क्या होता है। लेकिन मैं इंटरेस्टेड था अबू सालिम की कहानी में। तो आपने जो सारे जो पर्सनल चीज़ें जो देखी आपने अबू सालिम के लाइफ की, ये अबू कलाम की कहानी से आई थी, लेकिन उनका नाम मैंने अपनी किताब में नहीं लिखा बिकॉज वो जिंदा थे उस वक्त। फिर उन्होंने आहिस्ते से बताना शुरू किया किस तरह से अबू सालिम जो है वो दुबई में बड़ा होने लगा। ही वॉज डेस्परेट टू गेट ही वॉज डेस्परेट कि कोई उसको नोटिस ले, कोई उसको पहचाने कि वो अपने आप में एक डॉन है। तो जब भी फिल्म के लोग वहाँ आते थे, चूँकि आपको पता है दुबई अपने आप में कैपिटल था और लोगों को वहाँ के दुबई के इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना बहुत पसंद था। आप जानते हैं कई फिल्म हस्तियाँ जो हैं वो दुबई में दाऊद से भी मिल चुकी हैं। सो वो लोगों से इंटरेक्ट करने लगा और फिर उसने उन लोगों को, कुछ लोगों को अपना दोस्त बना के फ़ोन करना, उनको धमकाना और कुछ लोगों से पैसे वसूलना भी शुरू कर दिए। आपको पता होगा कि अबू सालिम ने फिल्म स्टार जो है वो सुभाष घाई और राकेश रोशन पे भी हमले कराए थे। ये दोनों वाक़यात अगस्त 1997 के बिगनिंग के हैं। सो दोनों वाक़यात दोनों हमले नाकामयाब हुए, लेकिन जो हमला उसने गुलशन कुमार पे कराया था, जो बाद में अपने आप में एक उसकी ईगो का हिस्सा बन गया था, वो अपने आप में बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अफसोसनाक हिस्सा था। वो गुलशन कुमार ने अबू सालिम की धमकियों से बिल्कुल भी डरने से इनकार कर दिया था और यही वजह थी कि अबू सालिम को लगा कि अगर वो गुलशन कुमार को नहीं मारेगा तो उसको फिल्म इंडस्ट्री में कोई सीरियसली नहीं लेगा। इस तरह से उसने गुलशन कुमार का मर्डर करवा दिया। लेकिन अफसोस की बात यही है कि मुंबई पुलिस इस केस को बहुत स्ट्रांगली प्रोसिक्यूट नहीं कर पाई और यही वजह रही कि वो लोगों ने, जब अबू सालिम बाद में अरेस्ट हुआ, यानी जब लिस्बन में पुर्तगाल में जब उसका अरेस्ट हुई है, तब ये लोग जो हैं अबू सालिम को एक्स्ट्राडाइट नहीं कर पाए और वो जो 8 केसेस अबू सालिम के खिलाफ दर्ज थे, गुलशन कुमार के केस में नहीं है। सो यानी मुंबई पुलिस कैन नॉट प्रोसिक्यूट अबू सालिम इन गुलशन कुमार केस। तो गुलशन कुमार केस जो अपने आप में एक फिल्म इंडस्ट्री का सबसे एक दुख भरी घटना है। फिल्म इंडस्ट्री उसके बाद दहल के रह गई, इसने फिल्म इंडस्ट्री को उसके बाद डरा के दहला के रख दिया। अब 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने गुलशन कुमार की हत्या के बाद दुबई गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि अबू सालिम को वहाँ से एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए, लेकिन अबू सालिम के नाम से रह नहीं रहा था, वो वहाँ पे अकील आज़मी के नाम से रह रहा था। और चूँकि डॉन्स की पहुँच और इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा थी कि बावजूद के 3 महीने की अथक कोशिशों के बाद वो लोग अबू सालिम को एक्स्ट्राडाइट नहीं कर पाए और अबू सालिम जो है वो अकील आज़मी की तरह रहता रहा, क्योंकि उनके पास उसका फ़ोटो थे नहीं और देयर वाज नो वे टू एस्टैब्लिश कि अकील आज़मी कोई नहीं है बल्कि ये अबू सालिम है। अब 1999 तक एक्चुअली अबू सालिम के बाद थोड़ा गैंग में रिफ्ट पैदा हो गई और लोगों को लगा कि अबू सालिम ने ये बहुत बड़ा काम कर लिया है जिसमें उसको अप्रूवल नहीं था। और 1999 तक उसके अनीस इब्राहिम के बीच और दाऊद के बीच, शकील के बीच ये काफ़ी मनमुटाव इस कदर ज़्यादा हो गया कि सालिम को लगा कि अब वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस दौरान में मोनिका बेदी जो दुबई पहुंच गई थी, मोनिका बेदी से उसने शादी भी कर ली थी और आपको खुद पता है कि वो और मोनिका बेदी दोनों बहुत क्लोज थे। इनफैक्ट बहुत सी वारदातें, आपको ऐसे बहुत से वाक़यात मिलेंगे जहाँ पे मोनिका बेदी को अबू सालिम ने कुछ फिल्मों में काम भी दिलवाया था। खैर, ये 1991 में दुबई से एस्केप करके ये अमेरिका पहुँच गया, जहाँ पे छोटा शकील ने इसके मर्डर के लिए कोशिश की थी कि अबू सालिम को मरवा दें, लेकिन अबू सालिम लकीली बच गया। अब अमेरिका में इसके पास एक पेट्रोल पंप था, एक मिनी थिएटर था और वहाँ समीरा जुमानी इसकी प्रॉपर्टी को देखभाल कर रही थी। बट समीरा जुमानी को किसी तरह से मोनिका बेदी से उसकी शादी और उसकी क्लोजनेस पसंद नहीं आई। सालिम अमेरिका में ज़्यादा रुक नहीं पाया
जब वो 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टेररिस्ट अटैक हुआ, सालिम तब अमेरिका में था और उसको लगा कि जो लोग अमेरिका में हैं और जिनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, ऑल्सो बिकॉज सालिम हैड अ हिस्ट्री, उसको लगा कि वो अमेरिका में नहीं रुक पाएगा। वो यूएस से यूरोप आ गया और यूरोप में उसने आके पहले उसने कोशिश की कि मोनिका बेदी की फैमिली के साथ रहे, लेकिन वो वहाँ नहीं रह पाए ज़्यादा। आफ्टर ऑल कल्चरल इश्यूज थे। अबू सालिम जो ही वॉज फ्रॉम आजमगढ़, ही वॉज नॉट सो एजुकेटेड। मोनिका बेदी एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसकी फैमिली जो है वो पंजाबी लोग थे, वो बन नहीं पाई बात। इन लोगों ने फाइनली जाके पुर्तगाल के शहर लिस्बन में पनाह ली और सालिम लिस्बन में अच्छे से सेटल हो चुका था, लेकिन वहां भी कुछ लोगों को खबर लग गई। सालिम एक बहुत ही एनोनिमस तरीके से रह रहा था। उसने अपना नाम अरसलान अली कह के रखा था और लोग उसको अबू सालिम के नाम से नहीं जानते थे। जब एक दिन FBI को खबर मिली कि अबू सालिम वहां है, तो उन्होंने मुंबई के इंडिया के इंटरपोल को खबर दी और तब CBI जो है वो अबू सालिम के पीछे लग गई। आपको पता होना चाहिए कि बॉम्ब ब्लास्ट के सारे आरोपी जो हैं उनको रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ था इंटरपोल के जरिए, और दुनिया में जहां कहीं भी होते वो इंडियन गवर्नमेंट को खबर दे दी जाती कि ये आदमी यहाँ छुपा हुआ है। सो FBI, इंटरपोल और तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज जो है उसकी ताक में थी और लोगों को आज तक पता नहीं चल पाया कि अबू सालिम एक्चुअली पकड़ा क्यों गया। कुछ का कहना है कि उसकी वाइफ समीरा जुमानी ने इन्फॉर्म किया था FBI को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी सालिम से कि मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा और मैं तुम्हारे साथ आके रहने लगी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ करके अलग से शादी कर ली और तुम इस किस्म की एक ज़िंदगी जी रहे थे। सो लोग का कहना है कि समीरा जुमानी टिप ऑफ दी। कुछ लोगों का कहना है कि सालिम वॉज मूविंग हिज फंड्स अ लॉट। वो अपने पैसे बहुत बड़े अमाउंट में, उसके पैसे इस बैंक से ट्रांसफर हो रहे थे, उस बैंक से तीसरे बैंक में ट्रांसफर हो रहे थे, और जब भी कभी भी कैश ट्रांसफर या फंड्स ट्रांसफर का इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है, ये अथॉरिटीज़ की निगाह में आ जाता है, जो सालिम के लिए FBI ने देखा और तब उनको पता चला कि ये आदमी इंडिया का वांटेड मुजरिम है। 2003 में अरेस्ट तो वो हो गया था, लेकिन वो इंडिया 2005 तक नहीं आ पाया, यानी 2 साल तक वो लिस्बन की जेल में था। अब उस जेल में वो क्यों रह रहा था? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक अ वेरी इफेक्टिव केस कि एक्चुअली अरसलान अली और अबू सालिम एक ही इंसान के नाम है। तो जब इंडियन पुलिस के पास अबू सालिम का फोटो भी नहीं था, उसके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे, एंड देयर वाज नो अदर क्रेडेंशियल्स टू एस्टैब्लिश कि अबू सालिम और अरसलान अली एक ही शख्स का नाम है, तब कहीं से इंस्पेक्टर इकबाल शेख से, उस जमाने में जो जॉइंट कमिश्नर थे, उन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने जो है कभी इसका फिंगरप्रिंट लिया था? इकबाल शेख आफ्ताब अहमद खान की ATS का हिस्सा थे और उनको याद आया कि उन्होंने DN नगर पुलिस में अबू सालिम के फिंगरप्रिंट लिए थे। दिस वॉज द क्लिंचिंग एविडेंस फॉर मुंबई पुलिस। आप देखिए कि हर छोटी से छोटी चीज कभी कैसे काम आती है। जो चीज 1991 में ली गई थी, वो चीज 2005 में मुंबई पुलिस के लिए बहुत यूजफुल साबित हुई और तब ये चीज साबित हो गई कि अबू सालिम और अरसलान अली एक ही है। CBI ने उनको एयरफोर्स के प्लेन में डाल के उनको और मोनिका बेदी को, दोनों को जो है वो इंडिया लेके आ गए 2005 में, लेकिन उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। यानी चूंकि उस जमाने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने लिखित रूप में दिया था कि लिस्बन ने कहा था कि हम उनको आपको डेथ पेनल्टी नहीं देने देंगे। सो अबू सालिम कैन नॉट बी गिवन डेथ पेनल्टी। सिर्फ 8 केसेस थे जिसके अंदर अबू सालिम को ट्राई किया जा सकता था, जिसमें गुलशन कुमार का केस नहीं था। तो इस किस्म की रेस्ट्रिक्शन के साथ, और अबू सालिम विल नॉट स्पेंड मोर देन 25 years इन जेल, 25 साल से ऊपर उनको जेल में कैद में नहीं रखा जा सकता। अब आप सोचिए, इतने रेस्ट्रिक्शन के साथ उनको इंडियन गवर्नमेंट वापस ले आई। सो अगर 2005 में वापस आए हैं तो वो इंडियन गवर्नमेंट को 2030 से ऊपर नहीं रख सकती और उनको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन अबू सालिम तलोजा में और पहले अर्थर रोड में एक शान की जिंदगी जो है जी रहा है। उसको मतलब तकरीबन सारे उसको डिजाइनर क्लोथ्स और सारी बहुत अच्छी चीजें उसको दस्तयाब हैं और वो उसको ऐसा लगता नहीं कि जेल में रह रहा है। उसका खुद का जब मतलब मैंने बाकायदा मुंबई मिरर में और मिड डे में स्टोरियाँ की थी कि उसकी सेल में इटालियन मार्बल है, उसके सेल में एक वेस्टर्न कमोड फिट है और उसकी लाइफ बहुत अच्छे से है। उसका खाना जो है वो मुंबई के मशहूर होटलों से आता है। सो लाइफ में उसकी परेशानी नहीं है। जब मैं उससे सालिम से मिला था कोर्ट में, तब सालिम को मैंने कहा कि मैं किताब लिख रहा हूँ, एंड सालिम वाज वेरी अपसेट। अबू सालिम ने कहा कि मेरी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स जो हैं वो तुमको बोरियां भर भर के पैसे देंगे, इतनी बढ़िया कहानी होगी। मैंने कहा नहीं, मैं स्क्रिप्ट लिखना नहीं जानता, मुझे फिल्म बनाना नहीं आती, मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ और मैं सिर्फ किताब लिखूंगा। सो सालिम की नाराजगी के बावजूद मैंने वो किताब लिखी जो माय नेम इज अबू सालिम के नाम से छपी है।
अब आपको दो चार छोटी बातें आपको यहाँ बता दी जाए कि अबू सालिम ने भी खुद अपनी लाइफ पर किताब लिखी है। उसके सेल में जो 2 सेलमेट थे जो पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने उसके कहने पर उसकी लाइफ लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, और उसके तकरीबन 100 पेजेस जो हैं वो मेरे पास हिंदी में हैं जो उसने लिखा है। कमाल की बात यह है कि वो किताब में अबू सालिम ने अपने आप को एक रॉबिन हुड और अपने आप को एक समरिटन बताया है, जो लोगों की, गरीब, असहाय, बेसहारा, बेचारे लोगों की मदद करता है अपनी जान पे खेल के, तकलीफ उठा के। उसने जो इतने पैसे कमाए हैं वो उसने लोगों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट पे खर्चा कर दिए हैं। यानी जब वो किताब अगर कोई पढ़ ले, मेरे पास एक कॉपी है, जो अगर कोई इस किताब को पढ़ ले तो खुद हैरान हो जाएगा कि एक आदमी अपने बारे में किस कदर ज़्यादा सेल्फ डिनाइल में जा सकता है। मतलब जिसको हम लोग दाऊद गैंग का सबसे खतरनाक गैंगलॉर्ड समझते हैं, वो एक्चुअली अपने आप को रॉबिन हुड, लोगों का मदद करने वाला मसीहा समझता है। सालिम ने अपने करियर में, अंडरवर्ल्ड के करियर में, उसने एक और बहुत खतरनाक काम किया था जो उससे पहले और उसके बाद कोई भी अंडरवर्ल्ड का आदमी नहीं कर पाया। आपको पता है कि सालिम ने क्या किया था? चूंकि वो आजमगढ़ से था और चूंकि आजमगढ़ के अंदर जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बहुत इशू रखती थी, तो वो वहां के लड़कों से कहता था कि तुम बॉम्बे में आओ और एक छोटा सा काम करो और मैं तुमको 5000 रुपए दूंगा एक काम के। अब ये लड़के आजमगढ़ से जो है ट्रेन पकड़ के आते थे, इनका टू एंड फ्रो दोनों तरफ का टिकट रिजर्व कर दिया जाता था। ये बॉम्बे आते थे, इनके हाथ में गन दी जाती थी और ये जा करके विक्टिम को, जिसको भी सालिम कहता था, जाके उसको गोली मार देते थे और फिर गोली मारते ही फौरन हथियार लौटा करके वो जो वापसी ट्रेन पकड़ के गांव चले जाते थे। उन्हें इस काम के लिए 5000 रुपए मिलते थे। सालिम ने ऐसे बहुत से लड़कों को यूज किया और सालिम ने ऐसी बहुत सी हत्याएं की हैं जो मुंबई पुलिस कभी डिटेक्ट नहीं कर पाई, बिकॉज ये लड़के जो हैं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये मुंबई का कोई बैकग्राउंड नहीं था मुंबई पुलिस के पास में। ये लोग सिर्फ गांव में थे और चूंकि गांव में इन लोगों ने कभी कट्टा चलाया, आपको पता है कंट्री मेड रिवॉल्वर को कट्टा कहते हैं, जो सिर्फ एक गोली उसमें से हो सकती है। तो वो लोगों ने जो गांव में कट्टा चलाया था और सालिम उनको जानता था कि ये बॉम्बे में इनको गन चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको बुला करके गन चलाने में इंस्ट्रक्शन दिए, इनसे उन्होंने अपने लोगों को मरवाया और बाद में वापस जो है इनको आजमगढ़ भेज दिया। आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक बाकायदा एक ट्रांसक्रिप्ट अपने इस किताब में लिखी है, जो आप उसको पढ़ सकते हैं, कैसे वो लोगों को इंस्ट्रक्शन देता था कि करीब जाना और करीब जाके उनके भेजे में गोली मार देना, और अगर पुलिस तुमको वहां से कहीं दिखे आते हुए तो पुलिस पे भी गोली मार देना। और पुलिस की बात जब आई तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड LA कांस्टेबल राजेश इग्वे लोकल आर्म्स डिवीजन का एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर था, जो अपनी शराब और बुरी हरकतों की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया था। राजेश इग्वे को, सस्पेंडेड आदमी को जिसको हर तरह गन चलाना आती थी, कार्बाइन और सारी पिस्टल्स, उसको अबू सालिम ने अपने गैंग में एम्प्लॉय किया और राजेश इग्वे को अपने काम पर रख शूटर किया। आप इमेजिन करें, एक पुलिस कांस्टेबल, एक फॉर्मर पुलिस कांस्टेबल जो लोकल आर्म्स डिवीजन से ताल्लुक रखता है, वो एक अंडरवर्ल्ड का शूटर बन जाए, और उसने बहुत सी किलिंग्स में हिस्सा लिया अंटिल राजेश इग्वे और सलीम हड्डी को मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। ओम प्रकाश कुकरेजा की किलिंग राजेश इग्वे और सलीम हड्डी ने की थी, चेंबूर के अंदर, जो बहुत बड़े बिल्डर थे। अबू सालिम ने इस किस्म के काम किए। यानी आप सोचिए कि एक फिल्म अभिनेत्री से शादी करना, आप सोचिए कि अमेरिका में अपना बेस बनाना, पुलिस वाले को अपने गैंग में शामिल करना, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद भी दो मुल्कों की कानून की जो व्यवस्था है उनके बीच में अपने शराइत के मुताबिक रहना, ये अभी तक कोई दूसरा गैंगस्टर नहीं कर पाया जो अबू सालिम ने किया है। तो अगर आज हम 2021 में बैठे हैं, हो सकता है कि 2030 तक अबू सालिम जो है वो छूट भी जाए, और हो सकता है कि जिस तरह से अरुण गौली ने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, अबू सालिम में पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर के हमारा मंत्री या पॉलिटिशियन बन जाए। और जैसे कि मैंने अपनी इस कहानी में आपको बताया कि मैं सारे वाक़यात और सारी कहानियाँ डिटेल से इस छोटे से मुख्तसर वक्त में नहीं बयान कर सकता, इसलिए आप लोग मेरी किताब माई नेम इज़ अबू सालिम में देखें, जिसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक उसकी कहानी को जिक्र किया है। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।